नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री ने आज मन की बात में डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण का जिक्र करते हुए लोगों से इसे अपनाने की अपील की। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए सामूहिक मुहिम की जरूरत पर दिया जोर। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता पर जताई खुशी। पीएम मोदी ने कहा, यह अभियान देश की सामूहिक चेतना का बन गया है अंग। पहले भारत रक्षा उपकरणों का था सबसे बड़ा खरीदार, अब 85 देशों को कर रहा है निर्यात। गृह मंत्री ने लैंडपोर्ट पेट्रापोल में यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार का किया उद्घाटन। अमित शाह ने भाजपा सदस्यता अभियान का शुभारंभ करते हुए बंगाल में राजनीतिक परिवर्तन का किया आह्वान। मुंबई में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। कहा, भारत के हितों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर करना होगा काम। और राजधानी दिल्ली की हवा होती जा रही है दमघोंटू। AQI फिर 400 पार, कहीं गंभीर तो कहीं बहुत खराब हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं दिल्ली वाले। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। सरकार देश की 2 विभूतियों बिरसा मुंडा और सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती वर्ष मनाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में दोनों महापुरुषों का जिक्र करते हुए उनके विचार और कार्य को लोगों से सोशल मीडिया पर #सरदार 150 और #बिरसा मुंडा 150 के साथ सामने लाने की अपील की। देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार पटेल और भगवान बिरसा मुंडा की देश इस साल 150वीं जन्म जयंती मनाएगा। इस साल 31 अक्टूबर से सरदार पटेल की जन्म जयंती वर्ष की शुरुआत होगी। सरकार ने 2 साल तक सरदार पटेल की जन्म जयंती वर्ष मनाने की घोषणा की है। वहीं इसके एक पखवाड़े के बाद 15 नवंबर से बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती वर्ष मनाया जाएगा। झारखंड के ओलिहातू में जन्मे जनजाति के नायक बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था। वहीं स्वतंत्रता के बाद सरदार पटेल ने देश के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री के तौर पर 600 देसी रियासतों का भारत में विलय कराया था। इनके योगदान को देखते हुए दोनों महान विभूतियों की 150वीं जन्म जयंती वर्ष को मनाया जाएगा। 31 अक्टूबर से सरदार पटेल का 150वीं जन्म जयंती का वर्ष शुरू होगा। इसके बाद 15 नवंबर से भगवान बिरसा मुंडा का 150वां जन्म जयंती वर्ष शुरू होगा। इन दोनों महापुरुष ने अलग अलग चुनौतियां देखी, लेकिन दोनों का विजन एक था, देश की एकता। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए दोनों महापुरुषों की जन्म जयंती के अभियान का हिस्सा बनने का आग्रह किया। उन्होंने आम जनता से सरदार पटेल के विचार और कार्य के साथ साथ बिरसा मुंडा की प्रेरणाओं को सोशल मीडिया पर साझा करने की अपील की। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप इस अभियान का हिस्सा बने। लौह पुरुष सरदार पटेल से जुड़े अपने विचार और कार्य #सरदार 150 के साथ साझा करें और धरती आबा बिरसा मुंडा की प्रेरणाओं को #बिरसा मुंडा 150 के साथ दुनिया के सामने लाए। महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद की 150वीं जन्म जयंती वर्ष से देश की जनता और नई पीढ़ी को दोनों महापुरुषों के बारे में एक बार फिर से काफी कुछ जानने और सीखने का मौका मिला था। इसी तरह बिरसा मुंडा और सरदार पटेल की जन्म जयंती वर्ष से इन दोनों विभूतियों के बारे में जानने का और मौका मिलेगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि इस साल सरदार पटेल की जयंती यानी 31 अक्टूबर को दीपावली होने के कारण 29 अक्टूबर यानी मंगलवार को रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा। पीएम मोदी ने सभी देशवासियों से इस दौड़ में हिस्सा लेकर एकता के मंत्र के साथ फिटनेस का मंत्र फैलाने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
देश एनिमेशन की दुनिया में काफ़ी तेजी से कदम बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में आने वाले समय में युवाओं से भारत को ग्लोबल एनिमेशन पावर हाउस बनाने की अपील की। साथ ही प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता का जिक्र करते हुए देश को नवाचार के क्षेत्र में ग्लोबल पावर हाउस बनाने का भी आग्रह किया। देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काफी तेजी से कदम बढ़ा रहा है। आत्मनिर्भर भारत के नए नारे के साथ नया भारत हर एक चुनौतियों का काफी मजबूती के साथ सामना कर रहा है। अब देश का नागरिक हर एक चुनौती को अवसर के रूप में देख रहा है और नवाचार कर नए मुकाम हासिल कर रहा है। एनिमेशन का क्षेत्र भी एक ऐसा ही क्षेत्र है जहां नई तकनीक के जरिए देश काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 115वीं कड़ी में भारत को ग्लोबल एनिमेशन पावर हाउस बनाने की अपील की। आज हमारे युवा ओरिजिनल इंडियन कंटेंट, जिसमें हमारी संस्कृति की झलक होती है, वो तैयार कर रहे हैं। इन्हें दुनिया भर में देखा जा रहा है। एनिमेशन सेक्टर आज एक ऐसी इंडस्ट्री का रूप ले चुका है कि जो दूसरी इंडस्ट्रीज को ताकत दे रहा है। जैसे इन दिनों VR टूरिज्म बहुत फेमस हो रहा है। इसलिए मैं भारत के युवाओं से कहूँगा, अपनी क्रिएटिविटी को विस्तार दे। क्या पता दुनिया का अगला सुपरहिट एनिमेशन आपके कंप्यूटर से निकले। इसी 28 अक्टूबर को यानी कल वर्ल्ड एनिमेशन डे भी मनाया जाएगा। आइए हम भारत को ग्लोबल एनिमेशन पावर हाउस बनाने का संकल्प लें। पीएम ने कहा कि आत्मनिर्भरता हमारी केवल नीति ही नहीं है, ये हमारे जज्बे को दिखाता है। आत्मनिर्भर हो रहा भारत हर सेक्टर में कमाल कर रहा है। आप सोचिए, एक जमाने में मोबाइल फोन इंपोर्ट करने वाला भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया है। कभी दुनिया में सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने वाला भारत आज 85 देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत आज चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बना है। और एक बात तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, वो ये है कि आत्मनिर्भरता का ये अभियान अब सिर्फ सरकारी अभियान नहीं है। अब आत्मनिर्भर भारत अभियान एक जन अभियान बन रहा है। हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। देश में आज हर गली मोहल्ले से नवाचार की नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इनोवेशन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे भारत के कदम को लेकर युवाओं से सोशल मीडिया पर #आत्मनिर्भर इनोवेशन के साथ अपने पोस्ट साझा करने को कहा। साथ ही देशवासियों से आत्मनिर्भर भारत को एक उत्सव के रूप में मनाने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। देश में आजकल आम जनता साइबर फ्रॉड का आसानी से शिकार हो जा रही है। यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग भी डिजिटल अरेस्ट या इसी तरह के अन्य साइबर अपराध के चंगुल में फंस जाते हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण का जिक्र करते हुए इसे अपनाने की अपील की। साथ ही साइबर अपराधों से बचने और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए #सेफ डिजिटल इंडिया का प्रयोग करने को कहा। देश में संचार क्रांति और नई प्रौद्योगिकियों ने जहां जीवन को आसान करने का काम किया है, वहीं इससे नई चुनौतियां भी हमारे सामने आ रही हैं। साइबर अपराध के नए नए रूप सामने आ रहे हैं। आजकल लोग डिजिटल अरेस्ट का आसानी से शिकार हो जा रहे हैं। हर वर्ग और हर उम्र के लोग डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो रहे हैं। इस तरह के अपराध करने वाले लोग आपसे जुड़ी कई जानकारी रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से इस तरह के अपराध से बचने के लिए डिजिटल सुरक्षा के 3 चरणों का जिक्र किया। पहले चरण में मैंने कहा रुको, दूसरे चरण में मैंने कहा सोचो, और तीसरा चरण कहता हूं एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें, cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, परिवार और पुलिस को सूचित करें, सबूत सुरक्षित रखें। रुको, बाद में सोचो,
और फिर एक्शन लो, ये 3 चरण आपकी डिजिटल सुरक्षा का रक्षक बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस तरह के साइबर अपराधों से बचने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो फरेब चल रहा है, उससे निपटने के लिए तमाम जांच एजेंसियां राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। इन एजेंसियों में तालमेल बनाने के लिए नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की गई है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रहे स्कैम से बचने के लिए बहुत जरूरी है हर किसी की जागरूकता। आप जागरूकता के लिए #SafeDigitalIndia का प्रयोग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्कूल और कॉलेज के प्रबंधन से छात्रों को इस मुहिम में जोड़ने को कहा। साथ ही सोशल मीडिया के जरिए इससे संबंधित जानकारी साझा करते हुए जनता को जागरूक करने की अपील की। उन्होंने समाज के सभी तबकों से साइबर फ्रॉड से बचने की मुहिम में जुटने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। भारत अपनी सांस्कृतिक विविधता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। दुनिया के कई देशों में भारतीय संस्कृति की धूम है और कई लोग भारत के त्योहार, भाषा, साहित्य, नृत्य, संगीत, कला कौशल और अन्य कई चीज़ों से काफ़ी प्रभावित हैं और इसे सीखते हैं या सीखने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कुछ उदाहरणों का जिक्र करते हुए सभी लोगों से भारत की सांस्कृतिक पहलों के बारे में #culturalbridges के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करने की अपील की। कुछ हफ्ते पहले मैं लाओस भी गया था। वो नवरात्रि का समय था और वहाँ मैंने कुछ अद्भुत देखा। स्थानीय कलाकार फलक फलम प्रस्तुत कर रहे थे, लाओस की रामायण। इसी तरह कुवैत में श्री अब्दुल्ला अल बारून ने रामायण और महाभारत का अरबी में अनुवाद किया है। पेरू से एक और प्रेरक उदाहरण है एर्लिंदा गार्सिया। वहाँ के युवाओं को भारतनाट्यम सिखा रही है और मारिया वाल्देस ओडिसी नृत्य का प्रशिक्षण दे रही है। इन कलाओं से प्रभावित होकर दक्षिण अमेरिका के कई देशों में भारतीय शास्त्रीय नृत्य की धूम मची हुई है। इसलिए आप सभी से एक अनुरोध भी है, अपने आसपास ऐसी सांस्कृतिक पहल को #culturalbridges के साथ साझा कीजिए। हैदराबाद के रहने वाले कलाकार डी वैकुंठम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में उनके काम का उल्लेख करने पर खुशी व्यक्त की है। प्राचीन चेरियाल कला के एक समर्पित कलाकार वैकुंठम ने दूरदर्शन को बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में उनका जिक्र करना काफ़ी सम्मान की बात है। डी वैकुंठम ने इसके लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। हमारा नक्काशी पेंटिंग्स को इतना एक काम को मैं करने की तरफ हमको नेशनल इंटरनेशनल लेवल में इतना सपोर्ट मिल रहे एंड हमारा स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरफ हमको ताकि अच्छी रिस्पांस दे रहे, इसको प्रमोट करने के लिए डेवलप करने के लिए अच्छी चांस दे रहे। इतना अच्छा चांस देने के लिए थैंक यू फॉर द पीएमओ। एंड हम ये मन की बात में हमारा नक्काशी पेंटिंग के लिए वर्ल्ड वाइड प्रमोट करने के लिए हमको थैंक यू फॉर द मोदी गवर्नमेंट, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी हमको दिखाया है। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। हम मूंगफली बेचते हैं, अपना अकल नहीं। ये मैसेज देखिए, कहते हैं लॉटरी लगी है, लिंक क्लिक करके UPI पिन डालो पैसा मिलेगा। अरे हमको मालूम नहीं है क्या, इधर UPI पिन डाला उधर पैसा गायब। मूंगफली वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ।
पर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने, क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में पार्टी के सदस्यता अभियान का उद्घाटन किया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी समेत भाजपा के कई और नेता उपस्थित थे। अमित शाह ने लोगों को सदस्यता पत्र भी सौंपे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए 2026 में यहां भाजपा की सरकार बनना बहुत जरूरी है। बंगाल के अंदर रविंद्र संगीत की जगह बम धमाके सुनाई पड़ते हैं। इसको रोकना चाहते हैं बंगाल की जनता, तो इसका एकमात्र रास्ता है 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भ्रष्टाचार, नौकरी देने में भी भ्रष्टाचार, मनरेगा में भी भ्रष्टाचार, अनाज बांटने में भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य की सेवाओं में भी भ्रष्टाचार। कटमनी का जो बोलबाला बंगाल में हुआ है उसको समाप्त करने का एकमात्र रास्ता है बंगाल में 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। और जो सिंडिकेट की गुंडागर्दी बंगाल के अंदर है, बंगाल के अंदर माताओं बहनों के सम्मान को तार तार कर दिया जाता है, चाहे संदेश खाली की घटना हो, चाहे आरजी कार की घटना हो, इसको बंद करना है तो इसका एकमात्र रास्ता है यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा हमेशा उद्देश्यों के लिए काम करती है, परिवार के लिए काम नहीं करती है। ममता दीदी, अभी हमारी कुछ सीटें कम आई, बड़े उत्साह में है। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा उनका गति धीरे पड़ गया है। ममता दीदी, मुगालते में मत रहना। हम तो वो पार्टी है जो 2 सीट आने के बाद 370 लाने का और 370 हटाने का हौसला रखते। हम वो पार्टी हैं, हम वो पार्टी है जो उद्देश्यों के लिए काम करती है। भतीजों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम काम नहीं करते हैं। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के लैंड पोर्ट पिटरापोल में यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार का उद्घाटन किया। ये यात्री टर्मिनल दोनों देशों के बीच व्यापार और यात्री आवाजाही को आसान बनाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लैंड पोर्ट पिटरापोल में यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता का प्रतीक है। हमने यहाँ पर आज एक मैत्री द्वार का उद्घाटन भी किया है। 2023 में मैंने ही भूमि पूजन किया था और करीब करीब 6 करोड़ की लागत से ये मैत्री द्वार को बनाया है। अगली बारिश में आपको यहाँ 25,000 पौधे जो 200 साल के आयुष्य वाले हो ऐसा लगाकर ये पूरे क्षेत्र की चिंता करनी है। पिटरापोल लैंड पोर्ट दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट है और ये सबसे व्यस्त पोर्ट भी है। और भारत और बांग्लादेश के बीच जो व्यापार होता है भूमि मार्ग से, इसका 70% व्यापार अकेला ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी का पिटरापोल करता है। भारत बांग्लादेश के बीच ये एक महत्वपूर्ण भूमि सीमा क्रॉसिंग में से एक है। मैत्री द्वार के उद्घाटन पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इससे बांग्लादेश के मरीजों को भारत में आकर इलाज कराने में सहूलियत होगी। लैंड पोर्ट अथॉरिटी
मोदी जी के नेतृत्व में 4P के सूत्रों पर काम कर रही है। प्रॉस्पेरिटी, पीस, पार्टनरशिप और प्रोग्रेस। मैं यहां जब देख रहा था 10,000 लोग तो आज ही आवाजाही कर सकते हैं और 10,000 लोगों की और सुविधा बनाकर रखी। तो मैंने शांतनु जी को पूछा कितने सारे लोग आते हैं, तो उन्होंने कहा साहब कम से कम 5 से 6,000 लोग बांग्लादेश से इलाज करने के लिए कल्याणी एम्स में हर रोज आते हैं और इससे हमारे क्षेत्र की रोजगारी में बड़ा बढ़ावा होता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बांग्लादेश से हो रही अवैध घुसपैठ को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में शांति तभी संभव है जब इस घुसपैठ पर रोक लगेगी। यहां पर शांति की स्थापना में भी ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी का इनिशिएटिव बहुत बड़ा योगदान करेगा। जब कानूनी आवाजाही की व्यवस्था न हो तब आवाजाही अवैध रूप से होती है और जब अवैध रूप से आवाजाही के रास्ते खुलते हैं वो बंगाल की, भारत की शांति को बहुत क्षति पहुंचाते हैं। मैं आज बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं 26 में परिवर्तन कर दीजिए, इस घुसपैठ को हम पूर्णतया रोक कर दम लेने वाले हैं और शांति बंगाल में तभी हो सकती है जब एक घुसपैठ रुक जाए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर घुसपैठियों के खिलाफ अभियान तेज करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि असम में पिछले 2 महीने में 138 घुसपैठियों को पकड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती राज्यों से घुसपैठियों की पहचान करने के लिए सामूहिक रूप से काम करने की अपील की। Last 2 months we have detected 138 infiltrators and we have pushed them back. Assam and Tripura we are working very closely, we are detecting people. If Bengal government is also start detecting people, I think this will be a well orchestrated and this will be a systematic effort. एक छोटा सा ब्रेक। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ोदरा पहुंच रहे हैं। इसी दिन स्पेन के प्रधानमंत्री भी बड़ोदरा आ रहे हैं। बड़ोदरा एयरपोर्ट से लेकर टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स तक एक भव्य रोड शो होगा जिसमें भारत के विकास की गाथा के साथ भारतीय संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। और जानकारी दे रहे हैं DD न्यूज़ संवाददाता नीरज सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 तारीख को बड़ोदरा पहुंच रहे हैं और आपको बता दें कि बड़ोदरा में स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज भी पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ स्पेन के प्रधानमंत्री इसी रास्ते से गुजरेंगे। एक जो रोड शो है उसका जो आयोजन है वो यहाँ पर किया जा रहा है, उसके लिए भव्य तैयारियाँ बड़ोदरा में चल रही हैं। आपको बता दें कि बड़ोदरा एयरपोर्ट से लेकर टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स तक ये रोड शो होगा और दोनों ही देशों के जो प्रमुख हैं उनका स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में बड़ौदा के जो निवासी हैं वो यहाँ पर सड़कों पर पहुँचेंगे और उसके लिए लगातार जो तैयारियाँ हैं वो भी चल रही हैं। आपको बता दें कि भारत के विकास की जो गाथा है वो इस रोड शो में आपको दिखाई देगी। भारत की संस्कृति, इसके अलावा गुजरात का कल्चर, गुजरात का डांडिया, वो भी रोड शो के दौरान देखने को मिल सकता है। और बड़ौदा निवासियों का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए गुजरात के लोग हमेशा से तैयार रहते हैं और लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो दोनों ही देशों के प्रमुखों का स्वागत करेंगे। और आपको बता दें कि गुजरात के अलग अलग जो हिस्से से जो लोग हैं वो यहाँ पर
अपना जो कार्यक्रम है वो पेश करेंगे। दोनों ही प्रधानमंत्रियों के लिए और उसके लिए जो तैयारियां हैं वो ज़ोर शोर से चल रही हैं। गुजरात के अलग अलग ज़िलों की जो झांकियां हैं वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और पिछले 10-12 सालों में भारत के अंदर जो विकास की जो गाथा है वो किस तरीके से लिखी गई वो इस रोड शो के दौरान देखने को मिल सकती है। और दोनों ही देशों के जब प्रमुख बैठेंगे तो कई सारे महत्वपूर्ण मसलों पर बातचीत हो सकती है। कई सारे जो समझौते हैं उन पर दोनों ही देश एक राय रख सकते हैं। तो इस लिहाज से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री का ये दौरा काफ़ी खास है और बड़ौदा के निवासी बेसब्री से अपने प्रधानमंत्री और स्पेन के प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन मनमोहन के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, बड़ौदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का 28 अक्टूबर को उद्घाटन करने जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना के लिए C295 विमानों का निर्माण टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। भारत और स्पेन के बीच 56 C295 विमानों को लेकर करार हुआ था, जिसके तहत 16 विमान स्पेन की एयरबस कंपनी के द्वारा भारत को सौंपे जाएंगे। बाकी 40 विमान मेड और मेक इन इंडिया के तहत भारत के बड़ौदा शहर में स्थित टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा बनाए जाएंगे। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं डीडी न्यूज़ के संवाददाता नीरज सिंह। मेरे पीछे जो विमान आपको दिखाई दे रहा है उसका नाम है C295। आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स का ये नया मालवाहक विमान है और इस विमान की कई तरह की खासियतें हैं। और ख़ास तौर से अगर हम इस विमान के बारे में बात करें तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा इस विमान को बनाया जा रहा है, क्योंकि भारत और स्पेन के बीच 56 C295 विमानों को बनाने का एक करार हुआ था, जिसके तहत 16 जो विमान हैं वो स्पेन से सीधे आएंगे एयरबस के द्वारा और जो 40 विमान हैं C295 उनका जो निर्माण है वो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड करेगा। और आपको बता दें कि टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का जो आधारशिला है 2 साल पहले प्रधानमंत्री ने रखी थी और प्रधानमंत्री स्पेन के प्रधानमंत्री के साथ यहाँ पर पहुँचेंगे भारत के प्रधानमंत्री और टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स है उसका उद्घाटन भी करेंगे। भारत में जो इंडियन एयरफोर्स है उसके पास एब्रो 748 जो मालवाहक विमान है उसको ये रिप्लेस करेगा C295 और कई तरह की खासियत हैं इसमें। एक तो 480 किलोमीटर प्रति घंटे की जो रफ्तार है उससे ये चल सकता है। 5500 किलोमीटर से ज़्यादा तक की जो दूरी है ये जो विमान है वो तय कर सकता है। इसके अलावा इस विमान का कई तरह का जो उपयोग है वो किया जा सकता है। सामान को ले जाने में इस विमान का उपयोग किया जा सकता है। अगर इसकी हम क्षमता की बात करें तो 5000 किलोग्राम से लेकर 10,000 किलोग्राम तक का जो वजन है इस विमान के अंदर लेकर जाया जा सकता है। 70 के करीब जो सैनिक हैं और इसके अलावा 49 के करीब जो पैरा ट्रूपर्स हैं वो इसके अंदर जा सकते हैं। अगर कहीं जो राष्ट्रीय आपदा की स्थिति है तो इस विमान का जो प्रयोग है किया जा सकता है। मेडिकल के क्षेत्र में इस विमान का जो प्रयोग है वो किया जा सकता है। इसके साथ साथ ही मैं बता दूं कि इस विमान को बनाने में कई तरह के जो लघु उद्योग हैं और इसके अलावा MSME हैं उनसे जो कलपुर्जे हैं वो यहाँ पर बड़ौदा स्थित इस जगह पर मंगाए जाते हैं और यहाँ पर असेंबल किया जाता है। फाइनल असेंबल लाइन यहाँ पर बड़ौदा में मौजूद है। कैमरामैन मनमोहन के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, बड़ौदा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।